हाय फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है एग्जामिन कंसिस्टेंसी एंड सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब इसको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। वैसे तो ये एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये सॉल्व हो सकता है, पर हम इसमें मैट्रिक्स मेथड से ये सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा जानने से पहले हमको थोड़ा पता लगाना है, जो ये जो तीन इक्वेशन जो दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सभी का पावर 1 है ना। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते थे, थोड़ा देख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू हम d1 लिखते थे। आप अगर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्वेबिलिटी वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ ये सब कुछ आपको अच्छे तरह से बताया गया है, ठीक है। और ये तीन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते थे, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर आता है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। और इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, हम x y z का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे। a1 यहाँ आएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये आ गया x y z का कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके साथ मल्टीप्लाई कौन हुआ है, एक्स वाई जेड, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये 3x1 मैट्रिक्स है। तो हमारे पास सामने क्या आएगा, d1 d2 d3। तो हमारे पास सामने है d1 d2 d3, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास अगर a है, पास अगर x है, तो ये हमारे पास b है। तो हम इसको लिखते हैं क्या, ax इक्वल टू b। ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, और b हमारे पास उसका आउटपुट जितना आ रहा है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 हम करेंगे, इस सारे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करेंगे और इसी कंसेप्ट में से हम एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, एक दो क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे। आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। राइटिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसा आएगा, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है एक्स वाई जेड के साथ। तो हमारे पास सामने आया है क्या, 4 0 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन। तो इसका अगर हम कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं तो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट। मतलब अगर हम देखेंगे इसको, मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है हमें। अगर इसका हम कंसिस्टेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो हमको पता लगाना होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम a लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं, इसको b लिख सकते हैं। मतलब ax इक्वल टू b फॉर्म में आया ना ये। तो इसका सॉल्यूशन हमें बताने के लिए, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, इसको बताने के लिए हम डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट a अगर 0 आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा और नो सॉल्यूशंस आएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में जाएगा। अगर इसका नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हम थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं इसका। तो प्लस 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 जितना भी डायगोनल एलिमेंट प्लस लेते हैं और बाकी सब
माइनस लेते हैं, तो माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 माइनस 3 1 माइनस 3 1 1, ये थोड़ा लंबा होगा, यहाँ माइनस माइनस इंटू माइनस 1 डिटर्मिनेंट 2 माइनस 3 1 1, ठीक है। और यहाँ प्लस 1 डिटर्मिनेंट 2 1 1 1, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यह क्या है, 1 इंटू 1 1 माइनस 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 3, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो प्लस 1, यहाँ 2 प्लस 3, यहाँ आएगा प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसका सॉल्व करना है, तो 1 प्लस 3 मतलब 4 प्लस 5, यहाँ प्लस 1 मतलब आ गया हमारा 10। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 आया, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब हमको ये यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का कुछ एक वैल्यू सामने निकल के आएगा। तो फाइंड करते हैं, तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो हमें क्या पता था, जो मैट्रिक्स पर में जो लिखते थे ए एक्स इक्वल टू कितना आता था, बी आता था, मतलब एक्स को अगर हमें फाइंड करना पड़ेगा तो हमें इसको, अगर ए को मैं राइट हैंड साइड लूँगा तो ए इन्वर्स बी आएगा, तो ए इन्वर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट। अगर एक्स का पता लगाना है, एक्स मतलब एक्स वाई जेड का अगर पता लगाना है तो ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। बी तो हमें पता है राइट हैंड साइड में जितने कंस्टेंट है, तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए पहले हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो पहले आएगा हमारे पास A11 आएगा, मतलब इस पोजीशन का कोफैक्टर। तो कितना आएगा, कोफैक्टर फाइंड करने से हम क्या करते हैं, पहले जितना जो इवन प्लेसेस है उसको हम प्लस साइन लगा लेते हैं, क्योंकि प्लस टर्म में आएगा, और बाकी सब माइनस, जो ऑड प्लेसेस हैं वो माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये प्लस, इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3, तो ये बन के आया हमारा 4। उसी तरह A12 कितना आएगा, A12 ये क्या पोजीशन है, माइनस साइन ले रहा है, तो माइनस माइनस में ये होगा, इसका रो कलम छोड़ देना है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 5, ठीक है। A13 कितना आएगा, प्लस साइन ले रहा है तो प्लस, इसका रो कलम छोड़ देना है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1, तो हमारे पास आ गया 1। A21 कितना आ रहा है, A21 माइनस साइन ले रहा है, इसका रो कलम छोड़ देना है, माइनस 1 इंटू 1 मतलब माइनस 1 1 इंटू 1 मतलब माइनस 1, ठीक है। तो ये -2 और ये 2 निकल के आसान। तो A22 कितना आएगा, इस पोजीशन का कोफैक्टर, मतलब इसका रो कलम छोड़ देना है, इसका डिटर्मिनेंट, तो ये प्लस साइन ले रहा है, तो प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया 0, ठीक है। उसी तरह A23 कितना आएगा, इस पोजीशन का कोफैक्टर, मतलब इसका रो कॉलम छोड़ देना है, इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1, और ये माइनस साइन ले रहा है, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस 1 होता है ना, ये माइनस इंटू माइनस 1 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया था, तो ये 2 होगा और ये -2 आ गया। A31 कैसे आएगा, A31 इस पोजीशन प्लस ले रहा है, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस 1 इंटू माइनस 3 3 माइनस 1, तो आ गया 2। A32 क्या आएगा, इस पोजीशन माइनस ले रहा है, रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 2, तो -5 इंटू माइनस प्लस 5। A33 कैसा आएगा इसका, तो प्लस साइन ले रहा है, तो प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस सॉरी यहाँ 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 मतलब -2, तो यहाँ आ जाएगा 3।
तो हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, यहाँ थोड़ा लिख लेते, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए क्या होता था, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये बहुत बार हमने कर चुके हैं, बहुत बार हमने सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखें और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो आप क्या करिएगा, आप तो ये आएगा A31, A32, A33। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे जो हम फाइंड किए हैं कोफैक्टर्स, हम इसको पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा, A11 मतलब A11 4 -5, यहाँ आ गया 1, 21 मतलब 20 -2, और ये आ गया 253। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इन्वर्स। हमें डिटर्मिनेंट ए भी पता था, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया था, 10 आया था। तो अब हम इन्वर्स ए का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, पहली बार भी हम बहुत नंबर सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी तरह हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स कैसा फाइंड करेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता था। तो 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए मतलब 1/10, और एडजॉइंट ए मतलब क्या इसका, तो 4 2 2 -505 1 -2 3। ठीक है, अगर 10 को मैं अंदर ले जाऊं तो कितना आएगा, 2/5, 1/5, 1/5 -2 -1/2 होगा ना ये -1/2 0, ये होगा 1/2, 1/10 -1/5 -1/5, और ये होगा 3/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स आने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म में जो लिखे थे पहले, उसको थोड़ा याद कीजिए। ए इंटू एक्स इक्वल टू बी आया था, और एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी आया था। एक्स कितना था, एक्स ये जो लिखे थे कैसा फॉर्म था, ये A11, A12, A13 ऐसा था मैट्रिक्स, और यहाँ एक्स वाई जेड था, और राइट हैंड साइड में था D1, D2, D3, ये था ना। तो इसको हम थोड़ा लिखेंगे। तो x इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बी। ठीक है, तो ए इन्वर्स हमारे पास ये सामने आया, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ए इन्वर्स मतलब इसका वैल्यू पुट करेंगे अभी, 2/5, 1/5, 1/5 -1/2 0, 1/2, 1/10 -1/5 3/10। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सामने आया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। b हमको गिवन था राइट हैंड साइड में 402। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 402 के साथ। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, और ये 3x1 मैट्रिक्स है। तो इसका कॉलम इसका रो के साथ मैच कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा 3x1 मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखते हैं, तब x का वैल्यू सामने आ जाएगा। और ये x क्या है, ये x y z है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z ये क्या आएगा, इस x को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो 2/5 इंटू 4 मतलब ये 8/5 पहला एलिमेंट
8/5, 1/5 इंटू 0 मतलब +0, फिर 1/5 इंटू 2 मतलब 2/5। ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, -1/2 इंटू 4 मतलब -2, 0 इंटू 0 0 +0 प्लस 1/2 इंटू 2 मतलब 1। ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, 1/10 इंटू 4 मतलब 2/5। ठीक है। -1/5 इंटू 0 तो ये आ गया 0, और 3/10 इंटू 2 मतलब ये 3/5। ठीक है। तो ये हमारे पास बन के आ गया वो मैट्रिक्स। इसको थोड़ा आप सॉल्व कीजिए। दैट इम्प्लाइज XYZ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 10/5 आएगा तो 2, दूसरे वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 मतलब आएगा -1, तीसरा रो को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये 5 आएगा 1, तो ये बन के आएगा हमारा मैट्रिक्स। तो यहाँ हम बोल सकते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। वो हम मैट्रिक्स के चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ x का वैल्यू कौन सा है 2, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 1। तो हम लिख सकते हैं x = 2, y = -1 एंड z = 1। यह आ गया सॉल्यूशन। तो हमको जो बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो ये सारे चीज़ जो हमने किए ये मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। पहले हमने क्या किया, पहले Ax = B फॉर्मेट में लिख लिया, फिर A इन्वर्स फाइंड किया, A इन्वर्स फाइंड करने के साथ उसे B के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने x फाइंड कर लिया, और x में से हम XYZ फाइंड कर लिया। तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझाया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन का। यहाँ हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Ax = B फॉर्मेट में। तो हम लिखेंगे Ax मतलब x, A क्या है, ये XYZ का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x XYZ होता है, और B ये राइट हैंड साइड में जो कंस्टेंट है। तो इसको हम लिखेंगे x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट -3। वैसे ही ये सब लिख लेना है, 2 4 -5 3 -1 1। ये बन गया हमारा A। ठीक है। इस फिर x क्या आएगा, x y z। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखना है। और B क्या आएगा, 4 12 3 4 12 3। इसको आपको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि ये जब इन्वर्स हम फाइंड करेंगे तो ये हमको ज़रूरत में आएगा। तो ये A है, ये x है, ये B है। ठीक है ना। तो ये B को थोड़ा हम लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं इन सारे मैट्रिक्स को। ये जो A मैट्रिक्स आया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे चेक करते हैं, A का डिटर्मिनेंट हम चेक कर लेंगे। अगर 0 आ गया तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस आएगा। अगर नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें क्या आता है देखते हैं। पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ए मतलब 1 2 -3 2 4 -5 3 -1 1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इसका थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं, प्लस 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 माइनस। ये प्लस माइनस का थोड़ा झंझट है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से केयरफुली करना है सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 डिटर्मिनेंट 4 -5 -1 1, फिर -2 डिटर्मिनेंट 2 -5 3 1, फिर आएगा ये प्लस में -3 डिटर्मिनेंट बी है ना, तो -3 2 4 3 -1। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4
-5 -2 इंटू 2 -2 प्लस 15 -3 इंटू -2 -12, ठीक है। तो ये -1 माइनस ये कितना आएगा 1734, ये +42, मतलब ये आ गया हमारे पास 7। तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, और ये डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हमारे जो कंसिस्टेंसी जो चेक करना था, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो लिखेंगे क्या, पहले लिख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has unique solution, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन अगर होगा तो एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू निकल के आएगा वो फाइंड करेंगे अभी। तो इस इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का एक डेफिनेट वैल्यू आएगा तो वो फाइंड करेंगे। तो हमको पता है ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा ए इनवर्स बी। तो हमको ए का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। अभी ए का इन्वर्स अगर फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट मेथड में क्या होता है, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर आएगा ए इन्वर्स। तो वही सारी चीज़ हम करने वाले हैं। तो फाइंड करते हैं पहले ए इन्वर्स, ठीक है। तो पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। A11 क्या आएगा, इस पोजीशन का कोफैक्टर ना, ठीक है। तो थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं। यहाँ जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे तो सारे प्लस में आएंगे, ठीक है, और बाकी सब माइनस में आएंगे, ठीक है। तो पहला A11 का प्लस में आएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 -5, मतलब आ गया -1। A12 आ गया -12, मतलब ये 2 इंटू 1 2 माइनस में -15 आएगा, तो हमारे पास आएगा ये -17। A13 आएगा हमारे पास प्लस आएगा, और अच्छा प्लस में आएगा, और ये 2 इंटू -1 -2 और -12, तो ये आ गया -14। A21 आएगा, ये माइनस साइन ले रहा है तो -21, मतलब 2 -3, तो ये आ गया हमारे पास -1 और -1 +1। तो A22 कितना आएगा, प्लस साइन ले रहा है तो प्लस, और इसका कलम 1 इंटू 1 1 -3 इंटू -3, मतलब -9, ठीक है। तो आ गया 1 + 10। A23 कितना आएगा, A23 आएगा, ये माइनस साइन ले रहा है तो -23, मतलब -1 -6, मतलब ये -7 इंटू माइनस मतलब +7, ठीक है। A31 कितना आएगा, 31 प्लस साइन ले रहा है, ठीक है, और 2 इंटू -5 मतलब -10, -4 इंटू -3 मतलब -12, तो ये +12 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। A32 आएगा, ये माइनस साइन लेगा, A32, तो 1 इंटू -5 -5 -2 इंटू -3 मतलब -6, तो ये हमारे पास आएगा 1 और ये -1, ठीक है। तो A33 कितना आएगा, A33 मतलब इसका प्लस साइन ले रहा है, और आएगा हमारे पास 4 -4, तो आ गया 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ए क्या आएगा, थोड़ा देखते हैं यहाँ। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आएगा, एडजॉइंट ए हमारे पास आएगा, हम और बाकी जो कोफैक्टर जो लिखना है वो हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। A11 -1 कैसे आ रहा है, मैं पहले क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे से बताया हुआ है।
इसमें इसलिए मैं नहीं बता रहा। -17, उसके नीचे आएगा -14, फिर शुरू होता है 1, 10, 7। ये जो हम लिस्ट जो किए हुए हैं ना कोफैक्टर्स का, तो ये 3-3 करके आप लिख लीजिए, 3 कॉलम आपका एडजेंट ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर ऐसे लिस्ट में कर रहे हैं तो ये 3-3 का आपका एक एक कॉलम बना लेना है, तो आपका आ जाएगा एडजेंट ए। ठीक है, तो कैसे आ रहा है थोड़ा देख लीजिए। ये जो मैट्रिक्स आएगा ये एडजेंट ए सामने आएगा। तो 1 0 1 10 7 लिख लिया हमें, और तीसरा जो कॉलम था 2 - 1 0 आएगा, तो 2 - 1 0 आएगा। तो ये हमारे पास एडजेंट ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या था हमारे पास, ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए आता था। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए मतलब डिटर्मिनेंट ए का कितना आया था 7, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एडजेंट ए का वैल्यू कितना है -1 -17 -14 1 10 7। अब इसका कुछ नहीं है, तो 1 10 7 और 2 - 1 0। अगर मैं 1/7 को अंदर ले जाऊं तो ए इन्वर्स कितना आएगा, थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेते हैं अभी। तो ए इन्वर्स हमारे पास आएगा -1/7, फिर आएगा 1/7, फिर आएगा 2/7, फिर आएगा -17/7, 10/7, -1/7, और यहाँ आ जाएगा -2 1 0। ये आ गया हमारे पास ए इन्वर्स। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना आता था, ए इन्वर्स इंटू बी आता था। तो b हमें पता है 4 12 3, तो ए इन्वर्स भी हमें पता है ये सारी चीज़। तो x इक्वल टू क्या होगा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू ए इन्वर्स सारे लिख लीजिए। तो -1/7 1/7, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, 1/7 2/7 -17/7 10/7। इसमें आप लोगों का थोड़ा क्या चाहिए, कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए, तब जाकर ये आप सॉल्व कर सकते हैं जल्द से, नहीं तो आपको गड़बड़ी होने के बहुत ही चांसेस हैं। तो b मतलब क्या है, b को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 3, तो 4 12 3। ठीक है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 × 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 × 1। तब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स सामने आएगा तो 3 × 1 है रहेगा, मतलब 3 रो रहेगा और 1 कॉलम रहेगा। तो ऐसा मैट्रिक्स आएगा, ऐसा 3 एलिमेंट ऐसा आएगा। ठीक है, वो हम मैट्रिक्स में आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो कैसे आएगा हम देख लेते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो इसका सोल्यूशन x इक्वल टू क्या आएगा, ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता है ना, तो ये -1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4/7 आएगा। ये 1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +12/7 आएगा। 2/7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा +6/7 आएगा। ठीक है, दूसरे रो में क्या आएगा, -17/7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -68/7। ठीक है, 10/7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 120/7 प्लस -1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नहीं होगा, यह -3/7। ठीक है, फिर ये तीसरा एलिमेंट कैसा आएगा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +12, फिर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। ठीक है, तो इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये जो x मैट्रिक्स है ये हमारे पास सामने आ जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, -4/7 12/7 6/7, मतलब 12 6 18 18 - 4 तो 14/7 14/7 कितना आता है 2 आता है, तो पहला 2 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है ये माइनस है, मतलब 120 में से 71 जाएगा तो आएगा 9 और 11 में 49।
49/7 मतलब 7, तो ये आ गया 7, और इसमें कितना आएगा 4, तो हमारे पास आ गया x कितना आ गया, और x हमें क्या पता था, यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। x हमें पता था, ये जो x जो हमने लिखे हैं x इक्वल टू क्या होता था, ये x इक्वल टू b होता था ना, और ये x y z होता था, तो x y z मैट्रिक्स होता था। तो इसका वैल्यू सामने आया हमारे पास 2 7 4, ठीक है ना दोस्तों। तो x y अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उस दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो x का कितना वैल्यू निकल के आया 2, y का वैल्यू 7 एंड z का वैल्यू 4। तो आपका जो सोल्यूशन पूछा गया है ये यूनिक सोल्यूशन है x y z का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड बिट ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड बिट से शुरू करेंगे।